हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन तथा लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। जानेंगे यह कैप्सूल आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस कैप्सूल का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है, इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, इस कैप्सूल को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस कैप्सूल को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। और साथ ही जानेंगे कि डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड क्यों मिलाया जाता है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन तथा लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल की बात करते हैं तो यह दो कंपोजिशन की एक दवा है। इसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन है यह एक टेट्रासाइक्लिन क्लास की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है, जो कि बैक्टीरिया तथा पैरासाइट दोनों के लिए इफेक्टिव है। यह एक बैक्टीरियोसाइटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया में प्रोटीन को बनने से रोकता है, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है यह एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यह उन बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में मदद करता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण तथा एंटीबायोटिक दवा लेने के कारण खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों दवाइयां मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस क्यों मिलाया जाता है। तो जो डॉक्सीसाइक्लिन है यह एक हायर एंटीबायोटिक दवा है, जिस कारण से हमारे इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया है उनके खत्म होने की संभावना रहती है। तो जो गुड बैक्टीरिया है उनको रिस्टोर करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस को मिलाया जाता है, और इसी कारण से यह कैप्सूल सिंगल डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल से ज्यादा सेफ है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन है यह 100 mg और जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है यह 5 मिलियन स्पोर्ट्स में मिलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यह कैप्सूल आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे डॉक्सीलेब, डॉक्सी एलबी, डॉक्सीसिप एलबी। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक दवा है, तो इसका यूज सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एक्ने यानी कि कील मुहासे हो जाते हैं, जिसमें एक्ने में पस भर जाता है, एक्ने के चारों ओर सूजन आ जाती है, एक्ने में दर्द होने लगता है, तो इसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यह वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होने लगता है, तो इन सभी प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल निमोनिया की समस्या हो जाती है तो यह एक प्रकार की लंग्स से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के लंग्स में पानी भर जाता है, इन्फेक्शन होने लगता है, दर्द होने लगता है, व्यक्ति को तेज बुखार आने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तो इसमें व्यक्ति की पेशाब नली में, पेशाब की थैली में तथा किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करते समय जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, वाइट डिस्चार्ज होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तो इसमें व्यक्ति के नाक, कान, गले में इन्फेक्शन होने लगता है, व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और सांस से जुड़ी अन्य बीमारी होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को आंख में इन्फेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति की आंख में सूजन आना, आंख में खुजली चलना, रेडनेस होना, आंख में से पानी आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नाम की बीमारी हो जाती है तो यह शारीरिक संबंध बनाने के कारण तथा जननांगों से जुड़ी एक बीमारी है, जो कि महिला तथा पुरुष दोनों को हो सकती है। इस कारण से जननांगों के आसपास छोटे छोटे दाने होना,
रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्या होने लगती है तो इसको भी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। और इस इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति को और भी बीमारी हो जाती है जैसे गोनोरोइया तथा क्लामाइडिया, ये दोनों मुख्य बीमारी है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति को एक्ने है और उसे डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में आइसोट्रोटिनोइन कैप्सूल नहीं दिया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में एक बार एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को यह कैप्सूल दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है और इस कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। और इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 5 दिन से लगाकर 10 दिन तक दिया जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा समस्या रहती है तो उस व्यक्ति को यह कैप्सूल 10 दिन से लगाकर 20 दिन तक भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी बच्चे की उम्र 15 साल से कम है तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। और साथ में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इस कैप्सूल के साथ में नहीं दी जाती है जैसे वारफरिन, रिफाम्पिसिन, फिनाइटोइन, आइसोट्रोटिनोइन, ये कुछ मेडिसिन है जो इस कैप्सूल के साथ में नहीं दी जाती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्सीसाइक्लिन तथा लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।